नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2015 का सॉल्व पेपर आज देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। आप जानेंगे कि 2015 में प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग का जो पेपर था कैसा पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन देखेंगे और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और इसमें हमने जो है रीजनिंग और करंट अफेयर्स को शामिल नहीं किया है, ठीक है। बाकी जीएस उत्तराखंड और हिंदी इसमें शामिल है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। तो देखिए 1927 में स्थापना हुई थी एक आर्थिक संस्था है। कौन सी है इसमें आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों फर्स्ट का। तो आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्की, ठीक है। FICCI, ठीक है, फिक्की बोलते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाता है। तो मुख्यालय इसका है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों बम्बई यानी कि मुंबई में हुई थी। बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। कब हुई थी पूछा जाता है आपको, ठीक है। 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 में जो है स्थापना हुई थी आर्य समाज की। किसके द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की गई थी, किसने की थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। याद रखें, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। तो बी आपका राइट रहेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो देखिए इसमें दिए हैं आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे जो है आपका अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो 3 का राइट आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा। अधिकतम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है, ठीक है। चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है वो बताना है आपको। तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील है आपका ओडिशा में, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। दोस्तों मैं इसीलिए आपको ये आपका 2015 का सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है पेपर पूछा गया था, ठीक है। बाकी हमारी जो कंटिन्यू जो क्लास है वो कंटिन्यू जो क्लास है हमारी वो चलती रहेंगे आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या है देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है कौन सा देश सर्वाधिक मात्रा में करता है। जर्मनी, फ्रांस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 5 का राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यानी कि अमेरिका जो है सौर ऊर्जा का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। 6 है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो किस नदी पर है सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में। राइट आंसर क्या रहेगा 6 का। तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चिनाब नदी में है। सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर जो है भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है। तो कौन सा देशांतर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का बताइए। तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है कब चली थी आप सभी जानते हैं,
ठीक है। 1951 से 56 तक चली प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें किस सार्वजनिक क्षेत्र को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कृषि, सिंचाई, संचार या फिर कृषि एवं सिंचाई। तो 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 8 का राइट आंसर रहेगा कृषि एवं सिंचाई। तो डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसको एसटीसी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना हुई आपका 1956 में, ठीक है। तो इसका कार्य नहीं है, देखिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य निर्यात करना है, आयात करना है, ठीक है। घरेलू व्यापार भी है, और क्या नहीं है पूछा है, तो व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य नहीं है। डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। और स्थापना कब हुई? 1956 में, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में जो है राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के संविधान की कौन सी सूची जो है राज्यसभा में राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? 10 का राइट आंसर रहेगा अनुसूची 4 में, ठीक है, चतुर्थ। सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए मानवाधिकार से संबंधित नहीं है बताना है। विश्राम और अवकाश, धर्म की स्वतंत्रता, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा धर्म की स्वतंत्रता, आपका राइट रहेगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार, अपने अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल कहें या फिर वित्तीय आपातकाल कहें, एक ही बात है। तो देखिए आर्थिक आपातकाल लागू कब किया गया? तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 12 का राइट आंसर रहेगा वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगता है? 360 में लगता है। सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके और बनते हैं। देखिए आर्थिक आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 में, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो देखिए राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपात लगता है आपका अनुच्छेद 352 में, 352, ठीक है। और एक और होता है आपका आपात, कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन आपका, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में लगता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, ठीक है। ये तीनों याद रखें, ठीक है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन आपका 356 में, और वित्तीय आपात या आर्थिक आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में, ठीक है। तीनों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आंसर हमारा राइट रहेगा आपका सी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग में अपील कर सकता है। तो कितने दिन के भीतर जो है अपील कर सकता है कोई भी व्यक्ति? तो याद रखें ये टॉपिक है प्रवक्ता का, इसमें हम डिटेल में फिर बात करेंगे अच्छे से। जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता जो विवाद आयोग है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका? तो 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 30 दिन के भीतर जो है अपील कर सकता है, ठीक है। ये आपका राइट रहेगा 13 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्थिति को स्वीकार की गई। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्थिति को की गई। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं आप सभी जानते हैं, 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर रहेगा 10 दिसंबर 1948 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है। तो भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों संसद द्वारा जो है स्थापना की जाती है। तो ए आपका राइट रहेगा 15 का।
अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ। तो इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, और इसमें डिटेल में फिर बात करेंगे। तो किस तिथि को ये लागू हुआ था ये बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसी से आप इसको आंसर राइट कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है 24 दिसंबर उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बी वाला राइट रहेगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा जो है एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। राइट आंसर रहेगा दोस्तों उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार रहेगा आपका राइट आंसर, या फिर उचित स्तर पर सुनवाई का अधिकार, या फिर नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो देखिए कौन सा अधिकार जोड़ा गया था 2002 में। तो राइट आंसर रहेगा नकली वस्तुओं से सुरक्षा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 है देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है, और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति जो है खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो देखिए प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो इसमें देखिए सूचना संग्रहण इसमें जो है शामिल है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है, और कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियाँ शामिल है। तो क्या सम्मिलित नहीं है कह रहा है। तो 18 का राइट आंसर रहेगा आपका ट्रेड मार्क। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। तो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है, अतिसार, टाइफाइड, केराटोसिस, या फिर निमोनिया। तो राइट आंसर 19 का क्या रहेगा। तो देखिए पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है, राइट आंसर रहेगा आपका केराटोसिस। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 19 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस काम में प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में, शीतल पेय बनाने में, या फिर निसंक्रामक बनाने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों शीतल पेय बनाने में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने जो है गेहूं की कौन सी किस्म बनाई जो कहलाती है। तो स्वामीनाथन ने गेहूं की कौन सी किस्म बनाई थी वो बताना है आपने। पूसा लर्मा, पूसा 96, सरबती सोनारा, या फिर पूसा पर्वती। तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा, स्वामीनाथन ने गेहूं की कौन सी किस्म बनाई थी। तो राइट आंसर रहेगा आपका सरबती सोनारा। तो सी आपका राइट रहेगा इसका 21 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, या फिर कणों का संगठन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 22 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। ए आपका राइट रहेगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है। तो किसका जो है हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, या जलवाष्प। तो राइट आंसर 23 का क्या रहेगा। तो देखिए हरित ग्रह प्रभाव में योगदान किसका है, जल वाष्प का। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए, रेडान जो है आपका 222 यानी कि 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, का स्रोत क्या है पूछ रहा है। तो रेडान 222 जो कि फेफड़ों के कैंसर से संबंधित है। तो ये किस चीज़ का स्रोत है ये पूछा आपका 24 में। तो 24 का राइट आंसर रहेगा यूरेनियम 238। ठीक है, याद रखें यूरेनियम 238, बी आपका राइट रहेगा 24 का। आगे चलते हैं 25 क्या है देखिए, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है, डेसिबल, डॉप्सन यूनिट, या फिर वेक्यूरेल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 25 का, ओजोन परत की मोटाई जो है किस में मापी जाती है,
डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में उपस्थित है? तो देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है आप सभी जानते हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? केसिन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 26 का? तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो 26 का राइट आंसर रहेगा केसिन। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। 27 देखिए, 27 है निम्नलिखित में से कौन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? ठीक है, आपने बताना है इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम का कौन सा स्रोत है? लार, पैंक्रियाटिक रस, आमाशयी रस या उपरोक्त सभी। तो 27 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? कौन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? तो राइट आंसर रहेगा आपका पैंक्रियाटिक रस। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? आप सभी जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो 28 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। तो स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, 29 देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 29 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का सर्वोत्तम जो है योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मनीला, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा। तो राइट आंसर 30 का क्या रहेगा? विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। तो देखिए, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी या उपरोक्त सभी। तो 31 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कृषि उत्पादकता के लिए निर्धारक कारक जो है भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 देखिए क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए? तो दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर इसका बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए थे? तो जनधन योजना में जो है एक दिन में स्टार्टिंग में जो है कितने बैंक खाते खोले गए थे ये बताना है। 10 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ या फिर 0.5 करोड़। तो राइट आंसर 32 का क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा एक दिन में 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। तो बी आपका राइट रहेगा 32 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे बताना है आपने। जेम्स हिक्की, विसेंट स्मिथ या फिर विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो आप सभी जानते हैं पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। तो 34 का राइट आंसर रहेगा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 है देखिए, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया था ये बताना है। सीआर दास, हेनरी डेरोजियो, यहाँ पर डिरोजियो या डेरोजियो जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको डेरोजियो करते हैं। ठीक है, डेरोजियो। ठीक है, तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो 35 का राइट आंसर क्या रहेगा? हेनरी
डेरोजियो। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 35 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, 36 है, देखिए निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो 36 का राइट आंसर क्या रहेगा, मैकाले के प्रपत्र को कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ए आपका राइट रहेगा इसका 36 का। आगे चलते हैं 37 पर। 37 है, देखिए ब्रिटिश भारत में हुई प्रथम सरकारी जनगणना का वर्ष बताना है। ठीक है, यानी कि सरकारी जनगणना का मतलब है पहली नियमित जो जनगणना हुई थी। ठीक है, सरकारी जनगणना का यहाँ पर मतलब है नियमित जनगणना कब से हुई थी। तो राइट आंसर 37 का क्या रहेगा, 37 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1881। तो देखिए यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन बनते हैं। तो नियमित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 से, और अगर पूछा जाता है पहली जनगणना कब हुई थी तो वो हुई थी 1872 से। ठीक है, 1872 से हुई थी जनगणना। ठीक है, लेकिन नियमित जो जनगणना हुई थी स्टार्ट वो हुई थी 1881 से। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, बताइए कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है इनमें से, लिपुलेख, बाराहोती, थांगला या फिर किंगरी विंगरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, कौन सा दर्रा जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। तो 38 का राइट आंसर रहेगा लिपुलेख दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 38 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या है, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, यानी कि कत्यूरियों ने जो है किस स्थान पर अपनी पहली जो प्रथम राजधानी है वो स्थापित की थी। ऑप्शन देखिए, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, बैजनाथ या फिर बागेश्वर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 39 का, 39 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ में जो है कत्यूरियों ने जो है अपनी पहली जो है प्रथम राजधानी स्थापित की थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया। तो ये याद रखें, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कब आक्रमण करके अपना अधिकार कब किया। तो 40 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या रहेगा राइट आंसर, सन 1790। ठीक है, 1790 में जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया था गोरखाओं ने। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कुसुमेलित विकल्प को चुनना है, जो सुमेलित नहीं है वो चुनना है। देखिए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा 41 में। तो 41 में राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ज्ञानचंद्र 1698 से 1708 ईस्वी तक, और फतेह शाह 1684 से 1716 ईस्वी तक, जगत चंद 1708 से लेकर 1730 ईस्वी तक, और प्रदीप शाह सन 1717 से लेकर 1772 तक। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, कौन सुमेलित नहीं है इसमें से। तो ये कार्यकाल दिया है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 41 का क्या रहेगा राइट आंसर, जगत चंद। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 42। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट, 800 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 400 मेगावाट। तो राइट आंसर क्या रहेगा 42 का, 42 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 400 मेगावाट। ठीक है, 400 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन क्षमता है कोटेश्वर बांध की। कोटेश्वर बांध कहाँ है, ये है आपका टिहरी में। ठीक है, किस नदी पे है पूछा जा सकता है। तो कोटेश्वर बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, सॉरी भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। देखिए कौन सा है आपका राइट आंसर इसमें, काबिट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी या फिर गोविंद नेशनल पार्क। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। तो 43 का राइट आंसर क्या रहेगा, 43 का राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि फूलों की घाटी को जो है विश्व विरासत का दर्जा मिला है। कब मिला है ये पूछा जा सकता है। तो ये मिला है 14 जुलाई आपका 2005, यानी कि 2005 में
इसको जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है फूलों की घाटी को। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है 44। क्या है देखिए 44, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो किसने किया है आप सभी जानते हैं, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी या फिर नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या रहेगा? स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया था? तो राइट आंसर रहेगा भुवन चंद खंडूरी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। इनका कार्यकाल रहा है आपका 2007 से 2009, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। इसमें आपने जो है सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, देखिए चौरियो, फूली, ठीक है, ढगुला या टुंगल, इनके आपने मैच करना है आप। ठीक है, आभूषण। तो राइट आंसर क्या रहेगा 45 का, बताइए। देखिए चौरियों कहाँ, ये आभूषण जो है चौरियो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा गले में। ठीक है, फूली कहाँ पहना जाता है? फूली जो है नाक में पहनी जाती है। और ढगुला जो है, ढगुला आपका हाथ में पहना जाता है। और तुंगल जो है आपका ये पहना जाता है कान में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या रहेगा 45 का बी राइट रहेगा। ठीक है, 3 4 2 1। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप क्या रहेगा राइट आंसर बताइए 46 का। तो क्या रहेगा आंसर 46 का? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा बताइए? राय बहादुर पातीराम। ठीक है, याद रखें आपका सी इसका राइट रहेगा। तो पातीराम की बुक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, इसको याद रखें, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47। 47 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक जो है एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है कहाँ जो है एकीकृत औद्योगिक संस्थान की सबसे ज़्यादा जो है इकाइयां हैं? तो देखिए ऑप्शन में पंतनगर, सेलाकुई देहरादून, सितारगंज या फिर हरिद्वार। तो राइट आंसर क्या रहेगा 47 का? तो 47 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में जो है एकीकृत औद्योगिक संस्थान की सर्वाधिक इकाइयां हैं। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति जो है अपना पूर्वज मानती है? तो थारू जनजाति जो है अपना पूर्वज किसको मानती है? तो राइट आंसर रहेगा आपका, बताइए 48 का राइट आंसर क्या रहेगा? कोल, किरात, भील या कुषाण। तो राइट आंसर रहेगा किरात। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49। उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। तो उत्तरकाशी में भोटियाओं को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है। तो देखिए मारछा, तोलछा, जाड़ या फिर सौका। तो राइट आंसर क्या रहेगा 49 का? तो 49 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जाड़। ठीक है, तो उत्तरकाशी में क्या कहा जाता है भोटियाओं को? जाड़ कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मारछा और तोलछा, मारछा और तोलछा जो है ये कहा जाता है आपका चमोली में। ठीक है, चमोली में भोटियाओं को क्या कहा जाता है? मारछा तोलछा। ठीक है, और बात करें सौका की, तो सौका जो है आपका कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। क्लियर है, यहां से पूछा जाता है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। किस वर्ष से जो है औली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं प्रारंभ हुई थी? तो सन बताना है आपने। औली में शीतकालीन जो बर्फ क्रीडाएं हैं वो कब से प्रारंभ हुई? तो 50 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1993। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 50 का। क्लियर है, आगे चलते हैं। 51 देखिए, 51 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? बताइए आंसर क्या रहेगा? नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी या फिर पिंडर। तो देखिए कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। तो डी आपका राइट रहेगा इसमें। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। देखिए 52 क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? तो बताइए किस जिले में है धौली गंगा विद्युत परियोजना? टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? धौली गंगा विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ धारचूला में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 53 क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया? तो किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया? तो राइट आंसर रहेगा आपका 53 का क्या रहेगा बताइए? गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 53 का अपना राज्य उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने जो है सबसे पहले आपदा प्रबंधन को जो है इसको लागू किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, देखिए उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो आप सभी जानते हैं 54 का राइट आंसर क्या रहेगा? जो उत्तरांचल राज्य निर्माण है, जो उत्तरांचल बना उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 55। देखिए 55 क्या है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था बताना है। पंडित धनीराम वर्मा, ठाकुर जोत सिंह, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर तारा दत्त गैरुला। तो राइट आंसर क्या रहेगा 55 का? तो उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा ठाकुर जोत सिंह। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 56 क्या है। 56 है आपका उत्तराखंड की किस महिला को जो है बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड की किस महिला को जो है बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा 56 का? कुमारी हंसा मनराल, मधुमिता बिष्ट, हरिप्रिया या फिर मंजू बिष्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा 56 का? 56 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मधुमिता बिष्ट। ठीक है, याद रखें मधुमिता बिष्ट को जो है उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57। उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है, तो ये बताना है आपने कितना है उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र। राइट आंसर क्या रहेगा आपका 57 का? तो राइट आंसर रहेगा 7,67,571। तो सी आपका राइट रहेगा इसमें। ठीक है, हेक्टेयर में। ठीक है, ये भी आपके डेटा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, किस आयोग ने जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो देखिए कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राधा कृष्णन आयोग ने जो है इसका सुझाव दिया था। किसका? ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या है? तो मैंने आप सभी को बता रखा है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। ठीक है, तो मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या है? तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, 59 का राइट आंसर क्या रहेगा? आपका रहेगा माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 60 सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो आप सभी जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरू हुआ? 2001 से शुरू हुआ। बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो देखिए शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा या फिर क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। तो राइट आंसर 61 का क्या रहेगा? शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के लिए। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के लिए मैंने आपको बताया है माइक्रो टीचिंग के बारे में। बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्राथमिक शिक्षा में अव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। तो किसने खींचा था अव्यय और अवरोधन की समस्या से सबसे पहले ध्यान? आपका वुड का घोषणा पत्र, जी के गोखले ने या हर्टांग समिति ने
या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आपको बता रखा है अव्यय और अवरोधन क्या होता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका 62 का क्या रहेगा राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा हर्टांग समिति के द्वारा जो है इसमें सबसे पहले ध्यान खींचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 63 क्या है, देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया था ये बताना है। तो वर्ष 1988 में इसको प्रारंभ किया गया था। डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की बात हो रही है। तो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश जो है किसने की थी। तो क्या रहेगा राइट आंसर 64 का। मैं कई बार बता चुका हूँ क्वेश्चन ये वाला। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। तो राइट आंसर रहेगा आपका राधाकृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 64 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 क्या है, देखिए विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। तो विद्यालय का जो आंतरिक अनुशासन है वो संभाला जाता है राज्य सरकार द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा या अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा। तो 65 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। देखिए विद्यालय का आंतरिक अनुशासन पूछा जा रहा है, तो आंतरिक अनुशासन राज्य सरकार द्वारा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्यालय के समीप के समुदाय ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका प्रधानाध्यापक द्वारा जो है आंतरिक अनुशासन को संभाला जाता है विद्यालय का। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 देखिए एनसीटीई को किस वर्ष एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया। तो याद रखें संवैधानिक संस्था कब घोषित किया गया एनसीटीई को। तो राइट आंसर रहेगा आपका दोस्तों 66 का क्या रहेगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर रहेगा डी यानी कि 1995। डेट पूछेगा आपका 17 अगस्त। ठीक है, इसको भी याद रखें 17 अगस्त को जो है 17 अगस्त 1995 को जो है एनसीटीई को संवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 क्या है। एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है पूछा है, याद रखें। तो देखिए एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नहीं है, इसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है एनसीटीई के कितनी क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कौन नहीं है ये भी बताए हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर तीनों हैं, आपका चेन्नई नहीं है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 67 का। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68 निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि आपका यूजीसी, उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग, तीसरा देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको हम राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, या फिर लास्ट चौथा देखिए शिक्षा आयोग जिसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। तो इसको कालक्रम के अनुसार बताना है आपने। तो क्या रहेगा राइट आंसर देखिए इसका। पहला कौन सा आएगा, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो पहला आएगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा मतलब आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग 1948। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 3 के बाद 2 आएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं। ठीक है, मुदालियर आयोग आपका 1952 53। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दूसरे के बाद फिर फर्स्ट आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूजीसी की स्थापना 1956। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग आपका 1964। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, यानी कि सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बाद शिक्षा आयोग। ठीक है, तो बी राइट रहेगा इसका 68 का। आगे चलते हैं 69 पर। 69 क्या है देखिए, 69 है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपने। तो क्या नहीं है प्रदर्शन कौशल से संबंधित। पहला देखिए छात्र सहभागिता, उसके बाद देखिए उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, या फिर देखिए सी प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, या डी देखिए अनुमोदन। तो क्या नहीं है इसमें ये बताना है आपने। 69 का क्या रहेगा राइट आंसर। तो 69 का राइट आंसर रहेगा प्रदर्शन कौशल में संबंधित नहीं है, तो अनुमोदन आपका राइट रहेगा, डी राइट रहेगा। ठीक है, अनुमोदन का मतलब क्या होता है, विषय या बात को स्मरण कराने की क्रिया या भाव को हम बोलते हैं। तो डी आपका राइट रहेगा इसमें 69 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या है, तकनीकी के 3 CS का अर्थ है। तो देखिए तकनीकी में 3 CS क्या होता है, पाठ्य वस्तु,
उसके बाद बी देखिए कैमरा तथा कंप्यूटर तकनीकी, सी देखिए कंप्यूटर पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कंप्यूटर पाठ्यक्रम एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसको हम तकनीकी के 3CS के नाम से जानते हैं। तो सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है शून्य बिंदु, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें परिमाणात्मक मापन की विशेषता आपका नहीं है, तो वह आपका आत्मनिष्ठता। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 71 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 72, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, तो कब किया गया बताना है आपको 72 में। राइट आंसर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया, LT में भी आपका पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, तो किसने किया, तो राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्री सैम पित्रोदा थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें, ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 74, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है, तो देखिए पुनः निर्देशन जो है किस शिक्षण कौशल का घटक है बताना है। तो 74 का राइट आंसर रहेगा खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल जो है आपका राइट रहेगा इसका। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 75 पर। 75 है आपका अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए, सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक, या फिर दमनात्मक। तो 75 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सुधारात्मक एवं निरोधात्मक, आपका सी राइट रहेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 76 है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किसने किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या रहेगा 76 का, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है किसने प्रारंभ किया ये बताना है। तो 76 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर रहेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, तो डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है बताना है। तो देखिए कौन सा शिक्षण आव्यूह जो है प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है, अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह, या अभिक्रमित अनुदेशन, खोज शिक्षण आव्यूह, या उपरोक्त सभी। तो 77 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है शिक्षण आव्यूह में, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों खोज शिक्षण आव्यूह। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 77 का। आगे चलते हैं 78 देखिए, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था, तो एडुसेट प्रक्षेपित कब किया गया था मैंने आपको बता रखा है, तो राइट आंसर 78 का क्या रहेगा, 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 78 का। आगे चलते हैं 79 है OHP होता है, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा होता है, कठोर शिल्प होता है, कोमल शिल्प होता है, यानी कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कठोर एवं कोमल यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा होता है, ये है आपका कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 79 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट जो है किसने प्रस्तुत की। तो ऑप्शन है आपके पटेल समिति, यशपाल समिति, राममूर्ति समिति, या फिर जनार्दन समिति। तो राइट आंसर क्या रहेगा 80 का राइट आंसर रहेगा आपका शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यशपाल समिति ने। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 80 का। चलिए आगे चलते हैं 81 पर। 81 देखिए, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है, तो प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है,
अव्यय से है, अवरोधन से है, अव्यय या अवरोधन दोनों से है, या फिर सभी आपका राइट रहता है। क्या है आपका इसमें राइट 81 में? तो प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है बताना है। तो राइट आंसर रहेगा 81 का अव्यय से संबंध है। ए आपका राइट रहेगा 81 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम बताना है। तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो 82 आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का रिपोर्ट का क्या नाम था? तो बी आपका राइट रहेगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 83। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें से कौन सा आपका श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है वो बताना है। देखिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, श्यामपट या फिर ग्रामोफोन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 83 का? 83 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों श्यामपट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 क्या है? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। तो देखिए मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है आपके मोरेनो, रोड्सा, स्प्रेंजर या फिर थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर 84 का क्या रहेगा दोस्तों? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? स्प्रेंजर ने किया, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 84 का। 85 देखिए, व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो व्यवहार तकनीकी किससे आधारित है ये बताना है। मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला पर या फिर कला एवं विज्ञान पर। तो व्यवहार तकनीकी जो है आधारित है मनोविज्ञान पर। 85 का ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं 86। 86 आपका मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं। यह कथन किसने दिया है ये बताना है आपने। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन देखिए लुमीज, ट्रेवर, गीजर या फिर फिलिप। तो राइट आंसर क्या रहेगा 86 का? 86 का राइट आंसर रहेगा मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, ये कहा है आपका लुमीज के द्वारा, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा 86 का। 87 देखिए, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं या हैं? तो क्या है उत्तरदायी कारक विद्यालय में अनुशासनहीनता के? दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी या उपरोक्त सभी आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 87 का? तो देखिए विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण है आपके, उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं? दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी ये भी है, मूल्यों की कमी ये भी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 है आपका प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है बताइए। विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन या उपरोक्त सभी। तो 88 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन। तो उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा। डी आपका राइट रहेगा इसका 88 का। चलिए आगे चलते हैं 89 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका ये है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो बी आपका राइट रहेगा 89 का। 90 देखिए, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है? देखिए जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा, धनी होना या फिर वैज्ञानिक जागरूकता। तो 90 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा 90 का। आगे चलते हैं 91 पर। देखिए 91 क्या है? शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था, इनकी 14 कौशलों को किसने दिया था शिक्षण के? एलन एवं रियान ने, बी के पासी ने, आई के डेविस या फिर बी एस ब्लूम। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मैंने बताया आपको शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया है। तो राइट आंसर रहेगा आपका, बताइए, एलन एवं रियान ने दिया था, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा। याद रखें शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था एलन एवं रियान ने, ठीक है। 92 देखिए, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया था। तो किसने दिया था मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम? बताइए, स्किनर, ब्लूम, मास्लो या फिर फ्लेंडर। राइट आंसर क्या रहेगा 92 का? बताइए।
मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? तो राइट आंसर रहेगा मास्लो के द्वारा दिया गया था। मास्लो कहें या मैस्लो, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 क्या है देखिए, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। तो किसका आदर्श वाक्य है बताना है अपनी, मैं नहीं आप, ठीक है। मैं नहीं आप आदर्श वाक्य किसका है? स्काउट एंड गाइड का, राष्ट्रीय सेवा योजना का यानी कि एनएसएस का, या फिर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं मैं नहीं आप आदर्श वाक्य किसका है? तो 93 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस का आदर्श वाक्य है मैं नहीं आप, ठीक है, बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, या फिर आगरा विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है बताना है। तो 94 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। SNDT का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आप नोट कर लें, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय इसका नाम है, ठीक है। ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। स्थापना कब हुई इसकी? 1916 में हुई। और इसका नाम पूछा जा सकता है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये पहला महिला विश्वविद्यालय है भारत का। तो SNDT का मतलब है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखें, सी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 है देखिए, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो देखिए संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा राइट आंसर बताइए? प्रथम संशोधन अधिनियम 73 आपका संशोधन अधिनियम 73वां, और 86वां, या फिर 50वां। राइट आंसर रहेगा 86वां जो है संशोधन अधिनियम जो है इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था शिक्षा के अधिकार को इस संशोधन के अधिनियम के तहत। तो ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 96 क्या है देखिए, मिलान करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96, देखिए निम्नलिखित शब्दों और समासों को सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है, यानी कि इसमें समास बताने कौन सा समास है करके, ठीक है। और समास मैंने जो है अच्छी तरह बता रखे हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। देखिए पहला है क्रोधाग्नि, ठीक है, दूसरा है मृत्युंजय, तीसरा है आपका शोकमग्न, चौथा है आपका नवरात्र। तो इनमें कौन सा समास है वो बताना है आपने, ठीक है। पहला जो क्रोधाग्नि है, ठीक है, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? तो क्रोधाग्नि में है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है क्रोधाग्नि में। उसके बाद देखिए मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में है आपका बहुब्रीहि समास। और शोकमग्न में कौन सा समास है? शोकमग्न में है आपका तत्पुरुष समास। और नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या रहेगा? कूट। तो कूट आपका ए इसमें राइट रहेगा, ठीक है, आपका 3412, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 देखेंगे। 97 है आपका मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी जानते हैं मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है? आ, ताना, आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग जो है ये मैंने बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम दोबारा भी इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 क्या है देखिए। 98 क्वेश्चन नंबर, दावाग्नि शब्द जो है निम्न में से किस वाक्यांश के लिए है? तो देखिए दावाग्नि किसको बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, या भूख की आग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर 98 का क्या रहेगा? दावाग्नि बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को, ठीक है, याद रखें, ए आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 99, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। देखिए इसमें शुद्ध शब्द आपने छांटना है, सही शब्द
श्रृंगार, कृपया, शिक्षणेत्तर या महत्वाकांक्षी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सही जो है इसमें कौन सा है, तो 99 का राइट आंसर रहेगा महत्वाकांक्षी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताना है। तो देखिए, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। 100 का राइट आंसर, तो 100 का राइट आंसर रहेगा दोषी दूसरा, फंसे कोई और। ठीक है, सी आपका इसका राइट रहेगा 100 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। देखिए, जस दुल्हा तस बनी बारात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताना है। जस दुल्हा तस बनी बारात, बराता, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। 101 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। तो डी आपका राइट रहेगा, जस दुल्हा तस बनी बारात। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 102 क्या है। देखिए, यद्यपि में कौन सा बताना, आपने संधि विच्छेद बताना है यद्यपि का। तो क्या रहेगा यद्यपि का संधि विच्छेद, तो 102 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, तो राइट आंसर रहेगा इसका यदि धन अपि। ठीक है, आपका डी इसका राइट रहेगा 102 का। आगे चलते हैं 103 पर। देखिए, नीलगाय शब्द का समास विग्रह करना है। तो आप सभी जानते हैं नीलगाय का समास विग्रह क्या होगा। तो 103 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, नीली है जो गाय। ठीक है, आपका बी इसका राइट रहेगा 103 का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 104 क्या है। देखिए, हर्ष का सही विलोम क्या होगा बताइए। हर्ष का सही विलोम क्या होगा, दुख, वेदना, खेद या विषाद। तो राइट आंसर 104 का क्या होगा, हर्ष का सही विलोम क्या होगा, हर्ष का सही विलोम होगा विषाद। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो आपने पढ़े होंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये भी मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, रात, अग्नि, नींद, जेठ। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका 105 का। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो बी आपका राइट रहेगा इसका, अग्नि जो है आपका राइट रहेगा बी। अग्नि जो है कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, 105 का राइट आंसर बी। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 का क्या है। देखिए, दधि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो दधि का तद्भव क्या होगा बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 106 का दधि संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, दधि का दही। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 107 देखिए, पावन में कौन सी संधि है। तो पावन में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है। अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द का वाक्यांश क्या होगा, देखिए, जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, जिसे रोका न जा सके, या फिर जिसे जाना न जा सके। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए इसका। तो बताइए, अज्ञेय शब्द का वाक्यांश क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका, जिसे जाना न जा सके उसको हम बोलते हैं अज्ञेय। तो डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 108 क्वेश्चन हमने देखे, जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2015 के थे। और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।